हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। सर्वप्रथम ये बताएं, क्या हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आज आपकी क्लास 1 घंटे विलम्ब हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है रेजिस्टेंस, पावर कैलकुलेशन और कुछ रजिस्टर हैं उनके टाइप में हम जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग एलपी में 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं केवल रजिस्टर और रेजिस्टेंस से। तो चलिए इनको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी लोग एक बार कंफर्म करें वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज कुमार जी। पंकज कुमार जी बताइएगा, वॉइस और वीडियो क्लियर है। नमस्ते पंकज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ, 9 बजे ही क्लास रहेगा। थोड़ा किसी कारणवश से आपकी क्लास 1 घंटे लेट हो गई। नेक्स्ट आपका 9 बजे ही रहेगा पंकज जी। चलिए शुरुआत किया जाए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। आप सभी के सामने जैसा कि दिख रहा है, एक कंडक्टर है आपका। यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपका क्या है, एक कंडक्टर है। ये क्या है आपका, कंडक्टर है, जिसे हम कहते हैं चालक, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकती है, उसे हम क्या कर बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने का जो अपोज करता है, जो विरोध करता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उन पे हम बात करेंगे। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण उनसे टकराने से उनके बीच जो रुकावट आएगी, उसी रुकावट का नाम आपका रेजिस्टेंस है। अब ये जितना दूर तक जाएंगे, अर्थात कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना अधिक होगी। अर्थात जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लंबाई के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अगर कंडक्टर का जितना ज्यादा मोटा होगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करें, जितना ज्यादा मोटा कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन उतने दूर दूर होंगे। यहाँ पे जो दिखाए जा रहे हैं ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो उनमें टक्कर कम होगा, और उनमें टक्कर अगर कम होगा तो अर्थात उनका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, कम आएगी। तो यहाँ पे अगर उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया से बात करें तो जो रेजिस्टेंस होता है उनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूले में दिखाया गया। और प्लस बात ये करें, कॉपर के लिए रेजिस्टेंस अलग होता है, एल्युमिनियम के लिए रेजिस्टेंस अलग होता है। अगर सेम लेंथ की बात करें, सेम मोटाई का अगर हम सब मटेरियल ले लें, तो उनके लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। मटेरियल अगर अलग अलग है और उनका लेंथ है सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो उनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो अलग अलग आएगा। अर्थात पदार्थ की नेचर पे भी निर्भर करता है रेजिस्टेंस, जिसे हम दिखाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रत्येक पदार्थ का जो रेजिस्टिविटी होता है, वो विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या होगा, फिक्स होगा। अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तीसरे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है, R इक्वल टू रो एल अपान ए। ये बात हो गई। अब बात यहाँ पे करना है कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो जो करंट धारा के प्रवाह का क्या करता है, अपोज करता है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो एल अपान ए। ये क्लियर बात हो गई। फॉर्मूला अभी आपको आगे पीपीटी में हमने दिया है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि रेजिस्टेंस किन पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की निर्भरता क्या है।
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस की निर्भरता। अगर हम सब रेजिस्टेंस की निर्भरता की बात करें तो पहला जो आपको बताया गया यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में, जो रेजिस्टेंस की निर्भरता है, पहला आपको हमने क्या बताया कि भाई वह क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होगा, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला है जो रेजिस्टेंस है वो आर, वो यहाँ पे क्या है, लेंथ के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड आपको क्या बताया गया, फॉर्मूला आपका यही है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी याद रहे। और जो तीसरा है वो आपका क्या है भाई, तीसरा पदार्थ की प्रकृति, तीसरा क्या है, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब प्रकृति का मतलब एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का अलग होगा, लोहा है तो लोहा का अलग होगा, चांदी है तो चांदी का अलग होगा। और एक होता है चौथा, तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर ये निर्भर करता है। परिभाषा तो सभी को पता है, क्या क्या चीजें होती हैं वो बताया गया। जो क्वेश्चन होता है आपका कि लंबाई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और टेम्परेचर के भी वो निर्भर करेगा उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग। आप सभी को फार्मूला टेम्परेचर का पता ही है कि यह होता है आपका आर टी इक्वल टू आर नाट 1 प्लस अल्फा नाट टी होता है, अल्फा नाट टी होता है, जहां पे अल्फा नाट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब बात यहाँ पे आती है, मुख्य रूप से परिभाषा तो सबको पता है, परिभाषा भी आगे हमने लिया है। हाँ एक बात और बात करें, अगर कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे इनका रेजिस्टेंस उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी जो मोटाई है वो जितना ज्यादा करेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, कम होगा, ये भी पता रहे। अब यहाँ पे बात ये आती है दो तरीके से हम वायर को बढ़ाएंगे, एक होता है वायर को खींचकर बढ़ाया जाए, एक होता है वायर को खींचे नहीं, वायर के उस वायर के आगे जोड़ते चले जाएं। अगर वायर के आगे से सीधे, जैसे एक वन वायर ये है, उसी के आगे अगला वायर जोड़ते चले जाएंगे, तब के लिए फार्मूला हमारा ये है। अगर वायर को खींच दिया जाएगा तो खींचने के बाद जो फार्मूला बनेगा वो अलग होगा। तो इसलिए दो फार्मूला याद रहे, दो आपको फार्मूला याद रहे। पहला, जब वायर वायर मतलब चालक, वायर मतलब चालक को न खींचा जाए, न खींचा जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, न खींचा जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, तो जो प्रतिरोध होगा ये याद रहे, वह होगा आपका R इक्वल टू, जो पहला फार्मूला भी बताया गया, वह होगा R इक्वल टू डायरेक्टली लंबाई के प्रोपोर्शनल और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के होगा, ये आपको याद रहे। अब अगर हम सब बात करें, सेकंड की बात करने जा रहे हैं, सेकंड हमारी बात यह है, जब वायर को खींचकर, जब वायर या चालक, जब वायर या चालक को खींचकर बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध की वैल्यू अर्थात रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तब वहां के लिए आपको याद रहे, वायर को चाहे खींचे चाहे उसको दबाएं, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, उसका आयतन चेंज नहीं होगा। अगर उसका आयतन नहीं चेंज होगा तो आपने फार्मूला जो जाना है, अभी फार्मूला आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है आर प्रोपोर्शनल, इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिलाने पे आपका क्या बनता है, आर प्रोपोर्शनल आपका यल अपान ए बनता है, वही फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, यल अपान ए होता है। अब ध्यान से समझें,
ऊपर नीचे काम करें, लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी लेंथ का और नीचे भी लेंथ का। और जो यह चीज है, जो यहाँ पे आपका एरिया इंटू लेंथ दिख रहा है, यही आपका वॉल्यूम होगा, भी हो गया। तो या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ये भी क्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट, और दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, तथा आपका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, वह होगा आर प्रोपोर्शनल यल अपान आपका ए है। अब ऊपर नीचे अब क्या काम करिए आप, ऊपर नीचे इसमें आप एरिया का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी। तो अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये जो दोनों दिख रहे हैं ये तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा फार्मूला नया बन के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v अपान ए स्क्वायर। अब देखिए इससे क्या फार्मूला बनता है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा, तो अब इधर हम देख लेते हैं। देखिए अब ध्यान से समझें। अब देखिए यहाँ पे दो फार्मूला बन के आपका आ गया, फर्स्ट फार्मूला की बात करें और सेकेंड फार्मूला की बात करें। तो फर्स्ट फार्मूले में जो रेजिस्टेंस होगा वह लेंथ के, क्योंकि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आर, ये इनवर्सली हो जाएगा। क्लियर बात। ये वाला फार्मूला कब यूज किया जाएगा, जब कहेगा वायर को खींच कर 2 गुना कर दिया गया, क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाएगा, तब इन फार्मूले का हम सब यूज करेंगे। अगर खींचने का नाम नहीं लेंगे तो रेजिस्टेंस याद रहे लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर खींचने का नाम ले लेगा तब लंबाई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इन्हीं सब को पीपीटी के रूप में, ये चीजें पीपीटी में नहीं थी इसलिए इनको बता दिया गया। अब देखिए पीपीटी पे यहाँ पे आपको दे दिया गया, जितने थे यहाँ पे सभी डाटा को हमने पीपीटी के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया। ये देखिए, तो अभी आपको परिभाषा बताया गया। परिभाषा तो बताया गया कि भाई ये जो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, विरोध करता है, वही आपका रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस का एक फार्मूला ओम के नियम के अकॉर्डिंग भी होता है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला होता है भाई, आर बराबर भी अपान आई होता है। सभी को पता है भाई, हाई स्कूल लेवल का है ये, सभी लोग आप जानते हैं। और जहां पे आर रेजिस्टेंस है और आर का फार्मूला क्या होता है आपका, रो यल अपान ए होता है, अभी आपको वहां भी बताया गया। और जो रो है वो आपकी रजिस्टिविटी है और जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, और जिसकी मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये आपको वहां पे भी बताया गया। और यल क्या है, लंबाई, लंबाई को मीटर में लेते हैं। ए अनप्रस्काट या क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम सब मीटर स्क्वायर में लेंगे। और जहां आपको बताया गया कि अगर वायर को खींचने का नाम ना लें तो रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ट्रिक बताया गया आपको, यहाँ पे ट्रिक लिए ले, वायर जितना ज्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये देख लीजिए, लंबा तार ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा, ये रोकने का मतलब रेजिस्टेंस, यहाँ रोकने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। मोटा तार का रोके मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा और ए बढ़ेगा तो आर घटेगा। यहाँ फार्मूले के रूप में भी आपको दे दिया गया, यहाँ फार्मूले के रूप में भी आपको दे दिया गया, यही मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसा कि रजिस्टर इस टाइप का भी मार्केट मिलता है बैंड पट्टी का, तो बैंड वाला भी रेजिस्टेंस हम देखेंगे और प्लस साथ साथ फार्मूला। और हमने बताया जब वायर को खींच देंगे तो रेजिस्टेंस आपका स्क्वायर हो जाएगा लेंथ के प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए जब वायर खींचने की बात करेंगे। ये तो बात। अब आइए जानते हैं रजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी किसी पदार्थ का वह रेजिस्टेंस, स्वयं का प्रॉपर्टी का वह रेजिस्टेंस है जो लंबाई पे और पदार्थ के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, केवल वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वो आपका उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहलाएगा। अब उसकी भी बात कर लेते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे आ गया इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, दोनों की बात करेंगे। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। एक बात और आपको बता दिया जाए, देखिए
जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, जहां बाधा ज्यादा आएगा वहां कंडक्टेंस कम होगा। चालकता, चालकता मतलब जो धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है, और रेजिस्टेंस का मतलब जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो याद रहे रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो एक फॉर्मूला और याद रहे आपको, जो रेजिस्टेंस आर है वो 1/G कंडक्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो याद रहे। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपका आर है, जहां जी, जो जी है, जी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। इसे हम वो क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। इसे हम कंडक्टेंस बोलेंगे। कंडक्टेंस का मतलब हो जाएगा चालकत्व या चालकता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बातें हो गई, ये भी आपको नोट पॉइंट में याद रहना चाहिए, ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, किसी मटेरियल का स्वयं का वह रेजिस्टेंस होता है जो लंबाई पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर नहीं करेगा, वो केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वह उस पदार्थ का रेजिस्टिविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। विशाल यादव जी, धीरज कुमार ऑफलाइन सर। हाँ कुछ इशू आ गया था इसलिए 9 बजे क्लास नहीं हुई। धीरज कुमार जी आपको आशीर्वाद। चलिए सभी लोग फटाफट इस सेशन को शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हाँ आज क्लास हो गई विशाल यादव जी। बी- आज क्लास लेट, हाँ लेट क्लास हो गई, कुछ इशू था। तो चलें, और बाकी इसके बारे में आपको बताया गया है, अब इसको रिपीट करने की क्या आवश्यकता है। पदार्थ की प्रकृति वह ताप पर निर्भर करता है या आकार पर निर्भर नहीं करता, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ये सबसे ज्यादा आपको याद रहे, इसका जो मात्रक है रेजिस्टिविटी का वो ओम मीटर होता है। ये आकार पर निर्भर नहीं करेगा, ये आकार पर निर्भर नहीं करेगा, ये टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करेगा। ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ ना लिखना पड़े इसलिए पहले से आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में कम से कम टाइम लगे और यूटिलाइज में कर पाऊँ आपके टाइम का। अब देखिए, अब यहाँ बात करते हैं चालकता। चालकता जो जी है, जिसे यहाँ पे हमने आपको चालकत्व बताया, जबकि हिंदी से भाई थोड़ा यहाँ पे अटपटा है, याद करने में दिक्कत होती है। कंडक्टेंस मुझे याद है, लेकिन हिंदी इसका नाम होता है चालकता। क्या नाम होता है, चालकता। और चालकत्व का मतलब आपका वो हो जाएगा प्रतिरोधकता वाले का अपोजिट रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए जो चालकता है अभी आपको बताया गया 1/R होता है, इसी को हम सीमेंस कहते हैं। चालकता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सीमेंस होती है। चालकता का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होगा, सीमेंस होता है। सीमेंस को हम एस से दिखाते हैं। अगर हम बात करें जिसे को हम चालकता को कंडक्टिविटी कह रहे हैं, 1/R होगा, यूनिट क्या होगा, सीमेंस होगा। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का एक क्रम है कि किसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो सबसे कम अगर रेजिस्टिविटी की हम सब बात करें तो यहाँ पे चांदी की होती है। सबसे कम रेजिस्टिविटी चांदी, उससे ज़्यादा तांबा, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन, नाइक्रोम, कार्बन। ये इनका बढ़ते हुए आर्डर क्रम में इनकी रेजिस्टिविटी दिखाई गई है। अब बात यहाँ करें, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन ये आपका क्या होता है, महंगा होता है, इसलिए इसकी जगह हम सब प्रयोग करते हैं किसका, कापर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का एक सीक्वेंस दिया गया जो यहाँ पे आपको दिखाया गया। याद रहे किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वह उसके लंबाई बढ़ने, उसका आकार बढ़ने पर परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा, जब हम उसके कंसंट्रेशन में
अर्थात उसकी प्रकृति में जब चेंज करेंगे, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तभी जाके वो चेंज होगा। लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आपका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। क्लियर बात है? विशाल यादव जी, हाँ आज क्लास लेट हुआ है टेक्निकल इशू के कारण। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में। अब आगे हम सब बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, हमारे पास तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर होता है। तो अगर इन तीनों पे टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके बारे में हमको जानना है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमको जानना है ताप गुणांक क्या होता है। ताप गुणांक ये बताता है कि ताप बढ़ने पे चालक मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा रेजिस्टेंस पर, ताप बढ़ाने पर इंसुलेटर के मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पहले हम ग्राफ के द्वारा देखते हैं। अगर हम ग्राफ में देखें तो जो धनात्मक दिया है ये आपका चालक का होता है। अगर हम चालकों का जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना उनका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ये आपका किसका है? चालक का है, मतलब कंडक्टर का है। अगर हम सब बात करें यहाँ पर जितने हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, इंसुलेटर मतलब अचालक की बात करें, अगर हम सब बात करें अचालक, अचालक मतलब इंसुलेटर, चलिए इधर थोड़ा एरो लगा के दिखा, नहीं एरो नहीं लगाएंगे। यहाँ बात करें ये इंसुलेटर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, एंड क्या है? सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। अर्धचालक दोनों मटेरियल का अगर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस उससे से घटता चला जाएगा, और जिनका रेजिस्टेंस ताप बढ़ने पर घटेगा वो कहेंगे ऋणात्मक तापमान गुणांक का होगा। अगर ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता हुआ चला जाए तो कहा जाएगा ऋणात्मक तापमान गुणांक का निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का कौन कौन होता है? आपका जितने सेमीकंडक्टर हैं, जितने हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, उनका तापमान गुणांक रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होता है, सदा याद रहे। और जितने हमारे कंडक्टिंग मटेरियल हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, कापर, इनका अगर ताप बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। तब कहेंगे इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? धनात्मक या पॉजिटिव होता है। कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं जो एलॉय हैं, मिश्र धातु हैं, जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, इनमें अगर हम ताप बढ़ाएं तो इनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस पर न के बराबर प्रभाव अर्थात प्रभाव पड़ता ही नहीं है। जिनका ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू न तो घटे न तो बढ़े, ऐसे मटेरियल को बोला जाएगा जीरो तापमान गुणांक, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? मैग्नीन, कांस्टेंटन आदि का। तो इधर जो शून्य है ये किसका होगा भाई? मैग्नीन का होगा। ये किसका होगा? मैग्नीन। यहाँ पे मैग्नीन रहेगा, मैग्नीन, यूरेका जिसे कांस्टेंटन भी बोलते हैं, ये सब जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। जितने लोहा, सोना, चांदी चालक हैं उन सब का क्या रहेगा? आपका पॉजिटिव टेम्परेचर को। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कहा जाता है? धनात्मक तापमान गुणांक किसे कहा जाता है? ताप बढ़ने पर जिसका प्रतिरोध बढ़ेगा, धनात्मक तापमान गुणांक। जितने कंडक्टिंग मटेरियल हैं वो धनात्मक तापमान गुणांक रखते हैं, और जितने इंसुलेटर हैं और जितने हमारे क्या हैं सेमीकंडक्टर हैं वो ऋणात्मक तापमान गुणांक रखते हैं। क्लियर बात है? क्या कहना चाहते हैं आप भाई? कुलदीप कुमार जी, गुरुदेव प्रणाम, आशीर्वाद आपको। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा सर। देखिए सुरेंद्र पटेल जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तभी ऋणात्मक तापमान गुणांक का कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब चलिए, अब यहाँ पे जितने डाटा यहाँ हमने ग्राफ के द्वारा बताया वही यहाँ पे आपको दिखाया गया। देखिए, धनात्मक ताप गुणांक का मतलब ताप बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब ताप बढ़ने पे प्रतिरोध घटेगा।
और लगभग शून्य तापमान गुणांक का मतलब ताप बढ़ने प्रतिरोध लगभग स्थिर रहेगा, अर्थात प्रतिरोध न बदले तो आपका होगा। सब डाटा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, और बाकी वहाँ ग्राफ के द्वारा बताया। जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे जैसे आते हैं उन्हीं को हमने इंक्लूड किया है और बाकी सबको रिड्यूस कर दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, अदर भी डाटा देख लेते हैं। तो देखिए जितने मेटल हैं याद रहे, जितने मेटल हैं उनका तापमान गुणांक आपका सर्वदा सर्वदा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा, ये याद रहे। और जितने अर्धचालक हैं, जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनका तापमान गुणांक आपका सदा ऋणात्मक होगा। जितने अर्धचालक और इंसुलेटिंग मटेरियल भी, सेमीकंडक्टर, कार्बन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट का भी ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, तो याद रहे ये भी आपका। और मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम ऐसे हैं जिनका तापमान गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। जिनका तापमान गुणांक शून्य होगा वो आपका मैग्नीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम होते हैं। क्लियर बात? और बाकी फार्मूला तो आपको बताया गया है। यहाँ तक किसी को, ये तो सभी लोग आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक था। मुझे क्या रिवाइज कराना जिससे आपका पेपर आप पूरे क्वेश्चन करके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अब बात है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का हम सब यहाँ पे संयोजन की बात करेंगे, रेजिस्टेंस का संयोजन की बात करेंगे। तो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में जो संयोजन आता है श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन आता है। तो आप देखिए इसका श्रेणी संयोजन है और यहाँ समांतर। अब देखिए 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 अगर सीरीज में जुड़े हैं तो इनमें देखिए मान ले रहा है इसको जो वोल्टेज दिया जा रहा है, यहाँ पे हमने बैटरी का वोल्टेज मान ले रहे हैं V है। बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या है? V है। यहाँ बैटरी का वोल्टेज V है। तो ये वोल्टेज 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। R1 को मिलेगा V1, R2 को मिलेगा V2 और R3 को मिलेगा V3। अर्थात यहाँ पे जो दिया गया वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात करें फर्स्ट वाला, तो इनमें जो टोटल वोल्टेज होता है, चलिए यहाँ पे अगर हम सब बात करें, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल जो वोल्टेज होता है वो V इक्वल टू आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगा? इक्वल होगा। अर्थात सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाता है? डिवाइड होता है। सीरीज में वोल्टेज का क्या होता है? डिवाइडेशन होता है। सीरीज में वोल्टेज का डिवाइडेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला पॉइंट डिवाइडेशन, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद तीसरा हम उनमें बनाएंगे डाटा। देखिए अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये ध्यान से सुने। सीरीज में आपका देख रहा है अगर यहां से करंट आई चला तो सब में करंट सेम होगा। तो सीरीज में करंट क्या होता है? समान होता है। सीरीज में क्या होगा? करंट क्या होगा? समान होगा। करंट समान होता है। और वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप बताओगे वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। सीरीज में वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग, अर्थात डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज अलग अलग होता है सीरीज में। क्लियर बात हो गई? अब आगे देखिए अगला क्या काम होगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बात करेंगे? रेजिस्टेंस। अब सीरीज में देखिए सभी करंट इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, अर्थात सभी रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस के योग के क्या होता है? बराबर होता है। R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है? R3। R1 R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3 के योग के क्या होगा? बराबर। अर्थात सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। सीरीज में
प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होता है। प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम होता है। प्रतिरोध सीरीज में क्या होगा, अधिकतम होता है, याद रहे, क्योंकि सभी प्रतिरोध क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे समांतर क्रम या पैरेलल संयोजन की बात करते हैं। तो पैरेलल संयोजन में अगर हम सब बात कर लें, यहाँ पे इसको एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं भाई। ये तो बात हो गया है आपका किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई। तो यहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का डाटा लिया, क्लियर बात। अब बात करेंगे हम सब समांतर संयोजन के लिए। तो चलिए समांतर संयोजन अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर ली जाए। तो सबसे पहला हम सब बात करेंगे। अब देखिए एक चीज, यहाँ पर हमने जो वोल्टेज दिया, यहाँ पर जो हमने वोल्टेज दिया वह वोल्टेज क्या है, V है। अब सभी पैरेलल, तो इसका भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा। इसका भी वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा। और इसका भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा। तो अर्थात पहला कॉन्सेप्ट मिलता है कि समांतर संयोजन में वोल्टेज समान होता है। वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। समांतर में वोल्टेज क्या होगा, समान होता है, क्लियर बात। अब आगे देखिए, दूसरा हम सब बात करेंगे। दूसरा क्या बात करेंगे, अब करंट बात करेंगे। अगर यहां से करंट I चला तो इसमें करंट डिवाइड हो गया, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 करंट चला गया, इसमें I3 करंट चला गया। अर्थात समांतर संयोजन में करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। करंट अलग अलग होता है। समांतर संयोजन में जो करंट होगा वो आपका अलग अलग होगा, क्लियर बात हो गई। अब आगे देखिए, तीसरा हम सब बात करने जा रहे हैं। तीसरा किसकी बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तीसरा हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अर्थात इन सभी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ जब व्युत्क्रम करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान मिनिमम आता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध मिनिमम होता है। इसमें जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध क्या होगा, मिनिमम। प्रतिरोध क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। और जबकि सीरीज संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम। समांतर संयोजन में प्रतिरोध क्या होगा, मिनिमम होगा। अर्थात जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम प्रतिरोध आता है, क्लियर बात है। ये तो बात हो गया हमारा सीरीज और समांतर संयोजन की बात है, जो आप लगभग हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को इसका PDF हमारे HPS क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी करा सकते हैं, क्लियर बातें। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू किया जाए। क्या आपका वीडियो क्लियर है, वीडियो पूरा क्लियर है, दिख रहा है। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत किया जाए, शुरू करते हैं। नेक्स्ट आइए अब बात करते हैं रजिस्टर कलर कोड। देखिए आपके सामने बहुत रंग बिरंगा हमने PPT बनाया है भाई, देख लीजिए। बहुत रंग बिरंगा PPT आपका HPS क्लासेस की तरफ से बढ़ा, जिससे आपका क्लास के प्रति अट्रैक्शन बना रहे। पहले एक बार देख लीजिए भाई, यहाँ पे रजिस्टर कलर कोड है। रजिस्टर का क्या है, कलर कोड है। अब यहाँ पे कई पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ये कितने पट्टी वाला दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसी पट्टी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से जो पट्टियां होती हैं आपकी 4 पट्टियां होती हैं। मुख्य रूप से जो 4 पट्टियों की बात की जाएगी। कितने पट्टियों की बात की जाएगी, 4 पट्टियों की बात की जाएगी।
और बाकी पट्टियों के बारे में हम सब बात नहीं करेंगे। तो जो आपके एग्जाम में आता है 4 पट्टियों से रिलेटेड आता है। अब देखिए यहाँ पे आप मार्केट में ऐसा रजिस्टर पाएंगे, तो यहाँ पे और पट्टियों को हम गायब करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ सब पट्टियों का रोल नहीं है। तो अदर जितनी पट्टियाँ हैं उनको हम सब क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। चलिए गायब कैसे किया जाए भाई, एक कलर ये ले लिया जाए, ठीक है। चलिए इन सबको भूल जाइए, आपका ये भी पट्टी है, ये पट्टियों को भूल जाइए आप। अरे भाई हटा दिए, चलिए यहाँ पे गलत इमेज दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो भाई, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे पट्टी देख के आपको बताना है कि इनका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। पट्टी देख के इनका रेजिस्टेंस वैल्यू बताना होगा। तो ध्यान दें कि पहली पट्टी, दूसरी पट्टी और एक आपकी तीसरी पट्टी और एक चौथी पट्टी होती है। जो दूसरी पट्टी है वो दहाई अंक को बताता है, वो दहाई अंक को बताता है। जो दूसरी पट्टी है वो किसको बताएगा, वो दहाई अंक को बताएगा, वो आपका दहाई अंक को बताता है। सॉरी भाई, दूसरी पट्टी किसको बताता है, दहाई अंक को बताता है, ये दहाई अंक को बताता है। और जो पहली पट्टी है वो इकाई अंक को बताता है, इकाई अंक को बताता है। और यहाँ पे अगर हम सब बात करें, जो तीसरी पट्टी है वो 10 की पावर को बताता है, 10 की घातांक को बताता है कि 10 के घातांक के रूप में कितना है, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर। थर्ड पट्टी क्या बताता है, मल्टीप्लायर को बताता है। और चौथी पट्टी है वो बताता है टॉलरेंस, मतलब कितना परसेंटेज कम या ज़्यादा होगा। अब इसके लिए फार्मूला जो बनेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लें एक पट्टी पर आपका जैसे एग्जाम्पल 12 गुणे 10 घाते 3 का है, यहाँ पे 1000 होने का मतलब आपका हो जाएगा 10 घाते 3 है। तो यहाँ पे 1 क्या है, ब्राउन, 2 क्या है, रेड है। तो इनके लिए आपको कलर कोड जानना पड़ेगा। और कलर कोड आपका जो होता है वो 0 से लेके 9 तक होता है, 0 से लेके 9 तक होता है। जैसे 0 कलर आपका ब्लैक होगा, 1 आपका ब्राउन होगा, 2 आपका रेड होगा, 3 आपका ऑरेंज होगा, 4 आपका क्या होगा, पीला कलर होगा, 5 क्या होगा, ग्रीन होगा, 6 आपका ब्लू होगा, 7 आपका बैगनी होगा, और 8 आपका स्लेटी या ग्रे कलर होगा। फिर आपका 9वां जो कलर होगा वो आपका वाइट कलर होगा, 9वां क्या होगा, वाइट कलर होगा, ठीक है। अब इनको याद करने का भी फार्मूला बनाया गया है और इधर इनका मल्टीप्लायर दिया गया है। जैसे काला का मल्टीप्लायर इंटू 1, ब्लैक का केवल 1 करेंगे, और भूरा का केवल 10 मल्टीप्लाई करेंगे, और लाल का 10 घाते 2, ये 10 घाते 1 है, इसे 10 घाते 1 भी कह सकते हैं, इसे 10 घाते 2 कह सकते हैं, इसे 10 घाते 3 कह सकते हैं, ये 10 घाते आपका 4 हो सकता है, ये आपका 10 घाते क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ये आपका 10 घाते 5 हो सकता है। ऐसे आगे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, मल्टीप्लायर घात के रूप में लिखा जाएगा। क्लियर बात है। अब इनको याद करने का तरीका, फार्मूला भी बनाया गया है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी से हो जाएगा ब्लैक, बी से आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक होगा, ये तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। बी से ब्लैक, अगले बी से ब्राउन, और आर से रेड, ओ से आपका ऑरेंज, वाई से येलो, और ग्रेड से ग्रीन, और ब्रिटेन मतलब आपका ब्लू हो जाएगा, बेरी से वायलेट, और यहाँ पे गुड का मतलब ग्रे, और फिर उसके वाइफ का मतलब आपका व्हाइट होगा। ये फार्मूला आपको बताया गया। आप चाहे जैसे याद कर सकते हैं। और कुछ इनके टॉलरेंस से याद रहे, गोल्ड है तो गोल्ड के टॉलरेंस ±5%, चांदी के लिए ±10%, अगर कोई रंग नहीं है तो ± आपका 20% होगा। ये याद रहे आपको। 4 बैंड प्रतीक प्रतिरोधक, पहले दो बैंड का अंक हो रहेगा। अगर 4 बैंड वाला है तो पहले 2 बैंड का अंक सीधे लिख लें, और तीसरे वाले पट्टी का 10 की घात लिखा जाएगा, याद रहे आपको।
और चौथा है आपका टॉलरेंस होगा। जैसे 1 और 2 है तो पहला अंक आपका, दूसरा अंक सीधे उतार लिया जाएगा, पट्टी का जो कलर कोड होगा वही सीधा उतार लेंगे। जैसे रेड का है, ब्राउन का 1 है और रेड का आपका 2 है तो सीधे उतर जाएगा। और जो तीसरा पट्टी होगा वो 10 की पावर के रूप में लिखा जाएगा, 10 की पावर के रूप में लिखा जाएगा। इतनी बातें आपको तो पहले से ऑलरेडी पता है, और बाकी फिर यहाँ रिपीट कर दिया गया है इनका टॉलरेंस। तो टॉलरेंस याद रहे गोल्डन के लिए प्लस माइनस आपका क्या रहेगा भाई, 5%। 10% आपका किसका रहेगा, चांदी का। और जिसका कोई रंग नहीं है आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20% रहेगा। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे हम सब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पावर का केवल फॉर्मूला जानने की आवश्यकता है। तो पावर का फॉर्मूला जितने P बराबर आपका VI, P बराबर V स्क्वायर अपान R, P बराबर I स्क्वायर R, इसके बारे और प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जानते हैं कि यूनिट में यूज करते हैं, जो एनर्जी मीटर बताता है, या किलोवाट घंटा में यूज करते हैं। तो उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आए हैं, उनको हमको क्या करना है, जो हमारी एनर्जी मीटर है ये जो यूनिट पड़ता है वो kWh में पड़ता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, या इसी को हम यूनिट बोलते हैं। चूंकि ये कमर्शियल है तो इसलिए इसे हम यूनिट या kWh के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर बात। अब जान लीजिए पावर का जितना फार्मूला है यहाँ पे लिख दिया गया है पहले से ही, जिससे आपके टाइम का बचत हो। यहाँ डेरिवेशन कराने का कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल फार्मूले आपको जानना है। देखिए पावर का फार्मूला एक P बराबर VI स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपान R दिया गया है। और बात करें इस पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और इसकी जो बड़ी इकाई होती है, इसकी जो बड़ी इकाई होती है, इसकी जो बड़ी इकाई होती है वो किलोवाट होती है। इसका मात्रक वाट होगा या तो किलोवाट होगा। किलोवाट का मतलब 1000 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताया गया 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होगा। और जो एनर्जी होती है वैद्युत ऊर्जा जिसकी हम सब बिलिंग करते हैं वो किस में ली जाएगी, आपकी यूनिट में ली जाएगी। और उसे kWh, इसका जो कमर्शियल यूनिट है व्यवसायिक मात्रक, व्यवसायिक मात्रक आपका किलोवाट घंटा। और इसका जो फार्मूला होगा E बराबर P इंटू टी, जहाँ P क्या है आपका, वो पावर है, और पावर किस में रहेगा, किलोवाट में। ये फार्मूला कब रहेगा, जब पावर आपका किलोवाट दिया रहे और टाइम घंटे में दिया रहेगा तो इसका यूज करेंगे। या इसी फार्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या इस फार्मूले को हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपका E बराबर अगर P को वाट में ले लिए, टाइम को घंटे में ले लिए, और अपान क्या हो जाएगा 1000, और इंटू क्या होता है दिन। कितने डे का निकालना चाहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 30 दिन, कितने दिन का निकालना चाहते हैं। यहाँ पे P किस में रहेगा, वाट में रहेगा। अगर P वाट में है, अगर P वाट में है तो आपको 1000 का भाग करना पड़ेगा, ये सदा याद रहे। P किस में रहेगा आपका, वाट में रहेगा। P किस में रहेगा, वाट में रहेगा। तो 1000 का भाग देना है। अगर पावर आपका किलोवाट में देना है तो भाग नहीं देना, सीधे टाइम में मल्टीप्लाई कर देना है। और टाइम किस में रहेगा, घंटे में रहेगा। तो इस प्रकार इसी को यूनिट या kWh के नाम से हम सब जानते हैं। तीसरे विद्युत के बिल का जो कुल खर्च आता है, अगर उसका खर्च निकालना है, बिलिंग निकालना है, तो बिलिंग के लिए फार्मूला है आपका यह है, कुल खर्च बराबर जितना यूनिट हो प्रति यूनिट दर का गुणा कर। जैसे आपका घर का यूनिट 100 यूनिट आया और 1 यूनिट का दाम 10 रुपया हुआ तो आपका 1000 यूनिट बिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 रुपये बिल हो जाएगा। तो जितना टोटल यूनिट है और जितना एक यूनिट का दाम है वो लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको बिजली का बिल पता हो। इससे क्वेश्चन आपके 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस वाले। तो इसलिए आपको ये फार्मूला भी पता रहना चाहिए, आपको ये फार्मूला पता रहना चाहिए, और ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और एक यहाँ पे मेन रूप से दिया गया है, दोनों फार्मूला इधर वाले भी। क्लियर बात है। चलिए किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट, फिर आगे नीचे इनको लिख दिया गया है टिक के रूप में। चलिए अब बात यहाँ पे करेंगे टाइप ऑफ रजिस्टर।
रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यहाँ पे कार्बन संरचना वाला रजिस्टर है, फिल्म मेटल वाला रजिस्टर है, सीमेंट वायर वाउंड वाला रजिस्टर है, पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रजिस्टर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ये इतने टाइप्स हैं। अब यहाँ आप देखिए, जो कार्बन वाला है वो सस्ता होता है, कम शक्ति रेटिंग होती है, कम विश्वसनीय और उच्च शोर गुणांक होता है। इसका जो शोर है वो ज़्यादा रहेगा। फिल्म या मेटल वाले की बात कर लें, इसकी उच्च सटीकता का रहेगा, कम तापमान गुणांक का रहेगा, बेहतर, और जो इसका यूज करेंगे वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम सब बात करें सीमेंट वायर वाउंड की, तो उसकी उच्च शक्ति वहन क्षमता होती है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट उपलब्ध रहता है, इसका ताप बढ़ने पर टेम्परेचर क्या तापमान गुणांक रेजिस्टेंस घटता है ताप बढ़ने पर। पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रजिस्टर विभव को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और एलडीआर क्या है? यह प्रकाश की तीव्रता बदलने पर प्रतिरोध की वैल्यू क्या जाता है? बदलता है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जैसे लाइट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटा लेगा, और लाइट हट जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ा लेगा। जितने ऑटोमेटिक डोर हैं वो एलडीआर के द्वारा ही काम करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? जिसमें 4 रेजिस्टेंस चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर जुड़े हों और बीच में गैल्वानोमीटर जुड़ा हो एक विकर्ण से, और एक विकर्ण से बैटरी जुड़ा हो। तो ऐसा जो समायोजन किया जाता है उसे हम बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। और व्हीट स्टोन की एक बैलेंस कंडीशन होती है। बैलेंस कंडीशन होगा तो गैल्वानोमीटर का विक्षेप 0 आएगा, तो उसमें करंट को हम सब 0 मान लेंगे, तब ये P/Q बराबर R/S के क्या होता है? बराबर होता है। ये किस कंडीशन में? बैलेंस कंडीशन में ऐसा रहेगा। किस कंडीशन रहेगा? बैलेंस कंडीशन में। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं किरचॉफ। किरचॉफ का नियम तो आपको सभी को पता है। आने वाली करंट बराबर क्या होता है? जाने वाली करंट के बराबर होता है। जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है उस पर हम कम डिस्कस करेंगे। नोड पर आने वाली धारा बराबर क्या होती है? जाने वाली धारा के बराबर होती है। कैसे? देखिए, यहाँ पे नोड है, जितनी करंट आएगी उतनी करंट इससे वापस आएगी। जैसे आने वाली करंट कौन कौन है? I1 केवल आने वाली करंट है, और बाकी I2 I3 I4 जाता है। I1 बराबर I2 I3 I4 के क्या होगा? बराबर। अब यहाँ पे देखिए गलत दिया, चले I2 के भी मान रहे आ रहा है, तो I2 का भी डायरेक्शन हम चेंज कर दे रहे हैं। चलिए I2 का भी मान ले रहे हैं, I2 का भी डायरेक्शन इधर ही कर दे रहे हैं। ठीक है, I1 I2 आ रहे हैं, I3 और I4 जा रहे हैं। तो आने वाली इस नोड पॉइंट पर या जंक्शन पॉइंट पर बराबर होगा जाने वाली करंट के बराबर होगा। जैसा कि यहाँ इनकमिंग करंट का योग बराबर होगा आउट गोइंग करंट का योग। और किरचॉफ का जो प्रथम लॉ है, इसमें आने वाले चार्ज बराबर जाने वाले चार्ज होते हैं, इसलिए आवेश संरक्षण के नियम को बताता है। ये किसको बताता है? यह आवेश संरक्षण के नियम को बताता है। आवेश संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। आवेश संरक्षण नियम की क्या करता है? पुष्टि करता है। अब आज एक केबीएल की बात कर लें। केबीएल क्या होता है? यह किसी बंद लूप में समस्त वोल्टेज ड्रॉपों का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होगा, या बैटरी का जो ईएमएफ है वो सभी वोल्टेज ड्रॉपों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अगर इस ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ क्या है? E2 है। याद रहे, तो जिस पॉइंट से निकलेंगे जो पहले मिलेगा वही हम इसका लिखते हैं बैटरी। अगर माइनस मिल रहा है तो माइनस, अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है उसको प्लस मानेंगे, प्लस IR ड्रॉप मानेंगे। करंट आई जा रहा है तो रेजिस्टेंस आ रहा है तो ड्रॉप क्या होगा? IR होगा। तो भाई यहाँ पे -E1, और आपका यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, उतना टाइम हम यहाँ पे चलिए बचा लेते हैं। और इधर देखिए, इधर से अगर करंट मान लें जो प्रवेश कर रहा है उसको माइनस मान लें, या जो बाहर निकल रहा है उसको प्लस मान लें। जैसे कि इन्होंने क्या किया है कि भाई 2 EMF कहाँ से आ गए? एक गलत दे दिए भाई, एक ही EMF है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्होंने दिखाया, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इनके रेजिस्टेंस को दिखा देते हैं।
इनके रेजिस्टेंस को हम सब दिखा देते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ईएमएफ ना करके ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होगा, मान ले रहे हैं जो रेजिस्टेंस है वह ऐसे है। ये R1 मान ले रहे हैं, ये हम R2 मान ले रहे हैं। क्लियर बात। और करंट जो जा रही है आई जा रही है, इसमें जो करंट जा रही है वो आई जा रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए निकलते हुए माने हैं तो प्लस E1 मान लें, तो यहाँ पे यही आपका प्लस EMF हो जाएगा। और बाकी जितने हैं जो बाहर निकल उसको माइनस, ये मान ले रहे हैं IR1 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, IR2 ड्रॉप होगा माइनस में। एक तरीका यह है, या शुरुआत में जो मिले वो मानिए पहले, या बाद वाले को मान के हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ याद रहे, केवीएल क्या बताता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यह ये बताता है कि समस्त बीजगणितीय योग किसका, वोल्टेज का, या समझ जो ईएमएफ का बीजगणितीय योग है, जो समस्त वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। या सभी वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। क्लियर बात है। यहाँ पे आप सब, और यह नियम ऊर्जा संरक्षण की नियम की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करता है, पुष्टि करता है। नियम की पुष्टि करता है। नियम की पुष्टि करता है। केसीएल आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, और जो केवीएल है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, जो इससे रिलेटेड हमने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, उन्हीं टॉपिकों को हमने यहाँ पे कवर कराया। चलिए अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दे भाई। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में बन रहे हैं, लगता है सभी लोग 9 बजे मान के। ब्रजमोहन जी, आपको जेई हम बनाएंगे जरूर, बस कंटिन्यूअस क्लास से आप सभी लोग जुड़े रहें, ठीक है। उसके लिए जल्द ही बैच आपका जेई का लॉन्च होगा, चाहे जो भी जेई हो। अभी थोड़ी टाइमिंग नहीं मिल पा रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें पीपीटी, जबकि मैं पीपीटी से बनाने वाला बंदा नहीं हूँ। इमेज आ जाएंगे चलेगा, लेकिन लिखने वाला काम स्वयं से रहता है। अब टाइम कम है इसलिए पीपीटी का प्रयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। और बाकी मेरा मशीन का क्लास आप सब लोग देखे होंगे। जैसे मशीन हमने पढ़ाया वैसे हर सब्जेक्ट पढ़ाने में मेरी काबिलियत है, कैपेबिलिटी है। पूरे 18 वर्षों से मैं इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में जुड़ा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। चलें तो आप सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें। हमारे साथ लोग जितने लोग लाइव सेशन बने हैं, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? एक बार बताइएगा, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? थोड़ा अपना क्वालिटी बढ़ा लेंगे। क्वालिटी बढ़ाई है फिर भी। बताइए, क्वेश्चन छोटा दिख रहा है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। क्या आपको दिख रहा है? सही है। चलिए, जो बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन वो दिखाई दे रहा है भाई? एक बार आप सभी लोग कमेंट करें, दिखाई दे रहा है? एक बार आप सब लोग कमेंट करें, जो बोर्ड पर लिखा है वो क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? बताइए। धन्यवाद भाई कुलदीप कुमार जी। चलिए स्टार्ट किया जाए भाई, क्वेश्चन आंसर शुरू किया जाए। देखिए आज का आपको बता दें, क्लास लेट होने का जो कारण था वो लाइट की समस्या थी। चूँकि बारिश हो रहा है, बारिश में जानते हैं गांव एरिया का जो लाइट होता है वो प्रॉब्लम ज़्यादा करता है। लेकिन हमने आपका सेशन लगाया है तो आपका क्लास लेंगे, भले आपकी क्लास 9 बजे के बजाय आपको 12-2 बज जाए, लेकिन क्लास चलेगा तो चलेगा।
चलिए क्वेश्चन आ गया भाई। एक श्रेणी परिपथ में, एक सीरीज परिपथ में, श्रेणी परिपथ में 10 ओम 10 ओम जुड़े हैं, 20 ओम, आर ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं। 10 ओम जुड़ा है, 20 ओम जुड़ा है और आर ओम जुड़ा है। ये आपका 10 ओम है, ये आपका 20 ओम है। तो मतलब ये जाएगा 10 + 20 + आर बराबर, ठीक है। ये जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल आर आ गया, इसे हम टोटल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर बात। 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? 12 वोल्ट की बैटरी से। भाई ये जो दो डिस्टेंस जुड़ा है 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। क्लियर बात। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पीयर, इसमें करंट भी दे रहे हैं, I बराबर 0.2 एम्पीयर। तो प्रतिरोध R का मान पूछ रहे हैं, प्रतिरोध R का मान पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, चूंकि आपको पता है कि I बराबर होता है V/R, टोटल प्रतिरोध के होता है। अब इसके बाद अगर वैल्यू रखें तो V का मान कितना है आपका भाई? 12। R का मान कितना है आपका? 20 10 30। ये आपका 30 प्लस क्या होगा? R होगा ना भाई, यही। तो 30 प्लस क्या हो जाएगा? R। और I का मान दिए हैं ऑलरेडी पहले से ही। I का मान कितना दिए हैं देख लो भाई। I का मान कितना दिए? 0.2 एम्पीयर। बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ गया। मल्टीप्लाई करो भाई, आंसर लो। तो आप करेंगे तो 10 लो कर 3 दूना ये 6 आ जाएगा, प्लस 0.2 R बराबर हो जाएगा 12। तो 6 जाएगा, घट जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 12/0.2। सॉरी 12 बटे नहीं, 6 होगा भाई, 6 बटे आएगा। यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 0.2 का भाग कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? ये कितना आ जाएगा आपका? 30 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 ओम। यही आएगा ना भाई? तीस ओम आएगा। कितने लोग का सही आया भाई? 30 ओम कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। तो जितने लोग सी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। जितने लोग सी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। मोटी फिल्म प्रतिरोधक के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? मोटी फिल्म रजिस्टर बनाना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? सिरेमिक में धातु तार का अंतर स्थापन करना। सिरेमिक मतलब आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है एक। सिरेमिक के बेस पर धातु का चूड़ का फुहारा देकर, सिरेमिक से धातु छड़ को लेपित करके, या फिर सिरेमिक बेस पर धातु यौगिक और चूड़ित कांच को पेस्ट करके। देखिए, जो सिरेमिक होता है, सिरेमिक पर हम मेटल का यौगिक लेते हैं और कांच लेते हैं, उनको पेस्ट करके ही हम मोटी फिल्म रजिस्टर बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी। ये आपका RRB LPCB2 2 मई 2025 को 2:30 से 5 बजे के शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें PYQ वाले ही हैं, सभी क्वेश्चन इसमें PYQ वाले ही हैं। चलिए बताइए, 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड बताना है। 1.5 ओम के लिए प्रतिरोध के लिए कलर कोड बताना है। अब देखिए, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻1। 15 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब देखिए, एक वाला किसका हो जाएगा? एक आपको पता है कलर कोड होता है ब्राउन का होता है, और 5 आपका क्या होता है? ग्रीन होता है। 5 का कलर कोड किसका होता है? ग्रीन का होता है। 10⁻⁻1 किसका होता है? सुनहरा का होता है। 10⁻⁻1 सुनहरा का होता है। यहाँ पे टॉलरेंस नहीं है, प्लस माइनस परसेंटेज नहीं है, केवल पावर आती है। सुनहरा का होता है।
तो इसलिए कौन होगा? ब्राउन, ग्रीन, सुनहरा या गोल्डन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। तो जो लोग बी जवाब दिए हैं भाई, हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में हैं आप सभी लोग जवाब भी देते चलें। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है 6 बैंड कलर कोड प्रतिरोध में इसके कोड को देखकर कौन सी अतिरिक्त जानकारी जोड़ी जाती है जो अन्य कलर कोडेड बैंड प्रतिरोधक में नहीं होती है? बताइए। सहनशीलता, ह्यूमिडिटी रेटिंग, पावर रेटिंग, टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए 6 बैंड अगर है, ये मान ले रहे हैं हमारा रजिस्टर है, ये हमारा रजिस्टर है, मान ले रहे हैं आपका 6 बैंड है। एक बैंड यह हो गया, एक बैंड यहाँ हो गया, ये 2 बैंड हो गया, ये 3 बैंड हो गया, ये 4 बैंड हो गया, ये 5 बैंड हो गया, और यहाँ पे हम मान रहे हैं 6 बैंड है। देखिए तो यहाँ पे जितने बैंड हैं सबका पहले नाम लिख लीजिए। ये मान लें फर्स्ट बैंड है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6। अब ध्यान सुनिए, अगर जहाँ 6 बैंड आते हैं तो लास्ट वाला तापमान गुणांक को बताता है, तापमान गुणांक को बताता है, तापमान गुणांक को। उसके बाद वाला आपका बताता है यहाँ पे टॉलरेंस को। किसको बताएगा? टॉलरेंस को। ठीक, फिर उसके बाद आपका बताएगा गुणक को, ये मल्टीप्लायर को बताता है, गुणक को। फिर ये बताता है सैकड़ा को बताता है, ये क्या बताता है? सैकड़ा। और ये बताता है आपका दहाई को बताता है, और ये आपको बताता है इकाई को बताता है। किसको बताता है? इकाई को। क्लियर बातें? तो अर्थात यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। तो जितने लोग डी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। प्रत्येक 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध बताइए। भाई सबको पता है कि 6 ओम अगर सीरीज में जुड़ा है तो सीधे जोड़ दो, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 6 + 6 + 6 मतलब आपका आ जाएगा 18 ओम। 18 ओम आंसर आएगा। तो 18 ओम कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। तो जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दिए होंगे उनका जवाब सही है। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में बन रहे हैं आप सभी लोग क्वेश्चन का जवाब देते चलिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय राहुल पाल, इंजीनियर राहुल पाल जी। कैसे हैं राहुल जी? राम राम सर। राम राम भाई। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए भाई। 240 वोल्ट की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लैंप द्वारा खपत बिजली परिकलन करें। लैंप द्वारा कर्षित धारा इतना है। अरे भाई पावर निकालना है तो P बराबर होता है आपका क्या? यहाँ पे दिए हैं VI, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। V का मान 240 है, I का मान 0.5 है, तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 वाट आएगा। 120 किलो वाट है तो किलो वाट लिखिए भाई, किलो वाट आएगा। हाँ चलिए ठीक है, हाँ सही है भाई। ये 0 क्या है? 5 है। 0 क्या रहेगा? 5। पहली बात तो किलो वाट आएगा ही नहीं, कहाँ से किलो वाट आएगा? 10 करके आएगा तो 120 वाट ही आएगा। देखिए कितना गलती कर रहे हैं ये सब, आपको गलती कराने के लिए किए हैं। ऑप्शन इसका डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। आप सभी लोग जवाब देते रहे भाई, सभी लोग जवाब देते रहे हमारे साथ। जितने लोग 18 ओम आएगा सर, हाँ 18 ओम आएगा, सही है। दीप चंद्र प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। कैसे हैं दीपचंद जी? आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें। अगर आपके पास टाइम कम है
तो आप सब लोग एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लें, जाके पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1000 वाट 230 वोल्ट रेटेड निमज्जन तापक इमर्सन हीटर को 30 मिनट तक उपयोग किया जाने पर खपत विद्युत ऊर्जा की मात्रा निकालिए। मतलब kWh निकालना है। तो बताया गया P इंटू क्या होता है, T होता है। या तो ये कब रहेगा, ये जब एक किलोवाट में रहेगा, या तो फिर ऐसे होता है kWh बराबर आपका P जब वाट में दिया रहे और इंटू टाइम रहेगा अपान 1000 रहेगा। तो वाट में दिए हैं तो 1000 है, तो 1000 रख दीजिए। टाइम 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 0.5 हावर हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो यहाँ पे 0.5 अपान क्या हो जाएगा 1000। अब आपका ये आ गया भाई, विद्युत ऊर्जा की मात्रा निकालना है। तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कितने दिन के लिए निकालना है, दिन भी दिए हैं, दिन क्या दिए हैं भाई, नहीं दिए हैं। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा यहाँ पे, 0.5 किलोवाट आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आप सभी लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका जवाब क्या होगा भाई, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। दो बिंदुओं के क्रॉस 5 कूलाम के आवेश को ले जाने में, तो यहाँ पे क्यू का मान कितना है भाई, 5 कूलाम है। ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और उनके विभवांतर भी का मान 10 है। तो भाई आपको पता है W बराबर, सॉरी कार्य निकालना है भाई। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो V होता है वो W अपान Q होता है। तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। तो V का मान है कितना भाई, 10। Q का मान कितना है भाई, 5। तो 50 जूल आ जाएगा। 50 क्या आएगा, जूल। तो 50 जूल कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर बात। तो आप सब लोग भाई जवाब नहीं आ रहा है, जवाब देते चलिए सभी लोग, सभी लोग जवाब देते चलिए भाई। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बन रहे हैं आप सभी लोग जवाब देते चलें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएं भाई। विद्युत वाहक बल परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को क्या करने का कारण बनता है, ईएमएफ। ईएमएफ परिपथ में क्या करता है, फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर देता है। तो यह लिमिट करता है इलेक्ट्रॉन को, कि निर्मित करता है, कि संघट मतलब कलेक्ट करता है, कि ड्राई करता है। तो ईएमएफ ही होता है, जो वोल्टेज होता है वही इलेक्ट्रॉनों को पुश देके आगे की तरफ गति करता है, तभी जाके करंट फ्लो होता है। जब इनके बीच हम सब ईएमएफ लगा देंगे तो इनको फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा जवाब सही होगा, ड्राइव। मतलब चलाने, ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रॉनों को चलाने का काम करता है। चलिए आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आते ही सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, फिर उसके बाद अपने दोस्त यार मित्र के पास शेयर करते रहिए, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में बन पाए। आप सब लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दीपचंद प्रजापति जी डी, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र पटेल जी डी, बहुत अच्छे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सब लोग। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए। बताओ भाई दीपचंद जी, और कौन है आप भाई, आप ही दोनों लोग तो बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, सुरेंद्र पटेल और दीपचंद जी। और बाकी अदर लोग, देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। एक गीजर पर 1500 वाट है, P बराबर हो जाएगा 1500 वाट। 250 वोल्ट लिखा है, चलो लिखा है। इसे 50 घंटे, T बराबर कितना है, 50 घंटे चलाना है। तक 250 वोल्ट के मेन से संयोजित रखा गया। एक यूनिट का दाम जो है
एक यूनिट का दाम 2 रुपया 20 पैसा है। तो कह रहे हैं प्रति किलोवाट घंटा की दर से खर्च की गई बिजली की मूल्य बताइए। तो बिजली का अगर मूल्य निकालना है, बिजली मूल्य बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया है। बिजली मूल्य बराबर होता है KWH और इंटू जो आपका पैसा दिया है 2.220। तो KWH निकाल लें, तो KWH यहीं से अगर हम निकाल लें तो यह हो जाएगा P इंटू टी और अपान होता है 1000। तो P का मान है 1500, T का मान है 50 घंटे, 1000 है, एक जीरो और 2 जीरो इधर कट गया, 15×5 = 75 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 75 KWH आएगा। तो यहाँ पे KWH का मान 75, 2.20 लिख लें। तो 75 दूना 150 के लगभग कौन सा आपका आएगा भाई? तो इसका मल्टीप्लाई कर लें आप भाई, मल्टीप्लाई करिए। एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा? हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में बने हैं एक बार मल्टीप्लाई करके बता दे भाई। गुणा करिए आप सभी लोग, गुणा करिए। क्या है आपका भाई? 75 इंटू 2.20, 165 रुपये आएगा। कितना आएगा? 165 रुपये आएगा। बहुत बढ़िया भाई, सुरेंद्र पटेल जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 165 रुपये आएगा। तो 165 रुपया कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट प्रदाय प्रदाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है? देखो भाई, एक हमारे पास फ्यूज लगा है, चलिए यहाँ हमारे पास मान ले रहे हैं ये फ्यूज है, और फ्यूज 10 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है? 10 एम्पियर का। और आपको पता है फेज के सीरीज में ही हम फ्यूज को जोड़ते हैं। अब कह रहा है 220 प्रदाय पर, यहाँ मान ले रहे हैं न्यूट्रल है, न्यूट्रल आपका ब्लैक कलर होता है, ये न्यूट्रल है। अब इनके भी जो सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज फेज और न्यूट्रल के बीच जा रहा है। अब कह रहे हैं कि फ्यूज के साथ प्रदाय 200 वाट के कुल कितने बल्ब। अब यहाँ पे जो बल्ब है वो 200 वाट का है। तो कह रहे हैं 200 वाट के कितने बल्ब पैरेलल में जोड़े जा सकते हैं? बल्बों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ बल्ब बताने हैं। अब ध्यान से समझें। तो अगर हम बात करें एक बल्ब है, देखो 200 वाट के कुल कितने बल्ब लगेंगे, तो टोटल आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल पावर निकाल लीजिए और 200 का भाग कर दीजिए। तो टोटल पावर कितना आ जाएगा? देख लो भाई, टोटल पावर कितना आ जाएगा? टोटल पावर करंट है 10 और ये है आपका 220। P बराबर भाई VI होता है, V का मान 10 है, सॉरी V का मान 220 है, I का मान आपका क्या है? 10 है। चलिए सीक्वेंस से लिख देते हैं। V का मान कितना है? V का मान कितना है? 220, I का मान है 10, तो आ जाएगा 2200। कितना आ जाएगा? 2200। तो नंबर आप बल्ब निकाल लें, नंबर आप बल्ब बता सकते हैं। तो टोटल है 2200, भाग देना है कितने का? 1 वाट, एक बल्ब 200 वाट का है, तो 11 बल्ब लगेंगे। कितना आएगा? 11 बल्ब आएगा। कितना आएगा भाई? 11 बल्ब।
तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन बी सही है। तो जो लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। 1 न्यूटन मीटर कितने के बराबर होगा? तो भाई आपको पता है W बराबर होता है F × D होता है। इसी को आप न्यूटन मीटर कहते हो, या इसी को हम सब जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। तो 1 वोल्ट एम्पियर को होगा तो मतलब VA के नहीं होगा, गलत। 1 जूल एम्पियर गलत, 1 एम्पियर गलत। 1 जूल के बराबर होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। जितने लोग डी जवाब दिए हैं उनका जवाब क्या है? परफेक्ट है। देखिए आज थोड़ा स्वास्थ्य में इशू भी है, फिर भी आपकी क्लासेस ले रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट जो वादा किए हैं उसे आपका पूरा कंप्लीट करना है। आप देख रहे होंगे आज वॉइस प्रॉपर नहीं आ पा रही है, थोड़ा दिक्कत और प्रॉब्लम है। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। एक बिंदु आवेश Q को एक अन्य नियत बिंदु आवेश के गिर्द एक वृत्तीय पथ के साथ साथ गतिमान किया जाता है। किया गया कार्य तभी शून्य होगा। कह रहा है देखिए, एक बिंदु आवेश Q को, एक बिंदु आवेश कैपिटल Q है, ठीक। Q को एक अन्य नियत बिंदु आवेश मान ले रहे हैं यहाँ पे ये स्मॉल q अन्य बिंदु नियत आवेश है, वृत्तीय पथ के साथ गतिमान किया जाता है। ये ऐसे देखिए, ऐसे गतिमान किया जाता है। तो क्या कहते हैं? तो किया गया कार्य कब शून्य होगा? W का मान बताइए। पहला, यदि Q प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए, यहाँ से चले और यहीं लौट आए तो विस्थापन 0 हो जाएगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0, अर्थात ये सही कर रहे हैं। अगला, यदि दोनों आवेशों का परिमाप एक सा हो तथा उनके चिन्ह विपरीत हो, उनका जो परिमाप है एक और चिन्ह विपरीत हो तो आकर्षित होकर 0 हो जाएंगे, ये भी सही है। यदि दोनों आवेशों का परिमाण एक सा हो, वैल्यू अगर वैल्यू बराबर होगा, चिन्ह विपरीत है तब भी 0 हो जाएगा। तो अर्थात सभी स्थितियों में क्या है? यह सही है। 14 का कितने लोग बता चुके भाई? 14 का कौन सा सही होगा आपका? देखो भाई, सभी ऑप्शन सही है इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये नहीं कि सर सभी सही है तो क्या सभी को टिक करोगे? नहीं, कि जब डी ऑप्शन दे दिया सभी सही है तो डी को ही हम टिक करेंगे। क्लियर बात? कितने लोग सही जवाब दे चुके भाई? हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बने हैं। प्रेम कुमार जी अभी आ रहे हैं। आप कहाँ थे प्रेम कुमार जी? बहुत बड़ा लेट आप जुड़े, बहुत लेट जुड़े आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक वायर का आवेश R ओम है, ठीक। वायर को इसकी लंबाई से 2 गुना खींचा जाता है तो यह कितना हो जाएगा? भाई देखो, चूंकि पता है कि R समानुपाती होता है L, तो R समानुपाती अगर ये 2 गुना होगा, 2 गुना L कर रहे हैं तो R भी क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और R क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। हाँ एक बात और बात करें, खींचा जा रहा है, ये गलत कहो गया। देखो खींचा जा रहा है, अगर खींचा जाएगा तो L स्क्वायर होगा, तो 2 गुना का मतलब स्क्वायर, तो ये आपका यार आ जाएगा कितना? 4 गुना आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो यहाँ पे जो L है, L का मान अगर 2 गुना कर रहे हैं तो मतलब पहले का 2L कर रहे हैं, 2L तो इसका स्क्वायर हो गया तो 4L के बराबर हो जाएगा। ये कितने L के बराबर हो जाएगा? 4L के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात है? यहाँ तक सबका सही है भाई? बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1000 वाट का हीटर 2 घंटे चलाया जाने पर कितना यूनिट बिजली देगा? वाट कितना दे दिए? 1000।
और टाइम कितना दे दिए, 2 घंटे टाइम दे दिए। तो के डब्ल्यू एच का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी। पी का मान 1000 और अपान इसमें 1000 का भाग भी करते हैं, इंटू टाइम कितना है 2, 1000 का भाग कर दो, कट जाएगा तो 2 यूनिट आएगा, के डब्ल्यू एच 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी सही है। तो जितने लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। क्या हुआ भाई, आप डिलीट कर दिए, गलत हो गया क्या, 2 यूनिट आएगा। बहुत बढ़िया सुरेंद्र पटेल जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बताइए, सीजीएस में उष्मा की इकाई क्या होती है, देखिए केल्विन क्या होता है, चलिए आगे। फारेनहाइट क्या है, आपका ताप का मात्रक है। कैलोरी क्या है, सीजीएस, सीजीएस में उष्मा का मात्रक है। सेल्सियस क्या है, ताप का है। क्लियर है, क्लियर बात हो गया। केल्विन भी किसका है भाई, ताप को ही बताता है। तो सीधे एक ही बच रहा है, सी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। क्लियर बात, क्या कह रहे हैं भाई, आपका क्या जवाब आया, 2 यूनिट, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सही होगा, सुरेंद्र पटेल जी कह रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। शुरुआत अच्छा शुरुआत कहाँ से आ गया भाई, शुरुआत कहाँ से आ गए आप भाई। देखिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है भाई, प्रतिरोध का व्युत्क्रम अभी आपको बताया गया। प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम क्या होता है आपका, जी होता है। जी को क्या बोलते हैं, चालकता या कंडक्टेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। ये भी आपका 30 ओम है, ये भी आपका 30 ओम है, ये भी आपका 30 ओम है, और ये समांतर में जुड़े हैं। तो इनका टोटल प्रतिरोध पूछ रहा है आर। तो भाई आप आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो 3/30 हो जाएगा। 3 धाम 30 बराबर 1/r हो जाएगा, सॉरी 1/10 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आर बराबर आपका 10 ओम आ जाएगा। तो 10 ओम कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। 10 ओम कौन सा सही है, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। क्या हुआ, डिलीट कर दिए, गलत हो गया क्या भाई आपका, गलत हो गया क्या, ऑप्शन ए, हाँ सही है, अब सही आ रहा है आपका भाई, सुरेंद्र पटेल जी, दीपचंद जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 220 वोल्ट आपूर्ति पर एक हीटर 6 एम्पियर की खपत करता है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि आपको पता है यहाँ पे क्या दिए हैं, 220 वोल्ट दिए हैं, 6 एम्पियर दिए हैं, तो आपको पता है V बराबर होता है आई आर। तो R बराबर हो जाएगा V/I। V का मान है 220, I का मान है 6, तो 6×3 = 18, कितना बचा है आपका 4, 6×6 = 36, 36.6 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 6 7, ठीक, तार का मान यही आएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी। ए भाई आपका ओम में है, ए ओम में है, ए ओम में है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी सही है। क्लियर, क्या सबने जवाब दिया, 36.67 सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
तो जितने पीवाईक्यू आए थे ये आपके रजिस्टर रेजिस्टेंस पावर कैलकुलेशन सबसे होगा। ज़्यादातर जो पीपीटी में हमने दिया है मैटर वो इम्पॉर्टेंट है, उसको रिवीजन करके जरूर जाए। पीडीएफ के लिए एचपीएच क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करें। किसी भी जानकारी के लिए हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करें। तो आपका जितना हमने वादा किया है, आपका प्रैक्टिस सेशन और प्लस फ्री का क्लास टोटल एएलपी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी की ड्यूरेशन के आधार पर चलेगा। अगर कोई क्लास नहीं चल पा रहा है तो अगले संडे को वो क्लास कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और चैनल को लाइक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या कहना चाहते हैं आप भाई? किसी को कोई इंक्वायरी लेना है? गुड नाइट। गुड नाइट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गुड नाइट भाई दीपचंद जी। आप सबको कुछ पूछना है? थैंक सर फॉर द क्लास। ठीक है, डेली क्लास रहेगी तो हमारा फर्ज है भाई दीपचंद जी, क्लास डेली रहेगा। तो आप सभी लोग की बस जिम्मेदारी यही है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। फीस आपका वही है और बाकी कोई आपका फीस नहीं है। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक बात और बता दें, यहाँ पे जो शुरुआत में हमने आपको पीडीएफ के रूप में जितनी पॉइंट बताए हैं यहाँ पे ये आप सब लोग इसका पीडीएफ निकाल लें एप्लीकेशन से। ये सब पीडीएफ जो मिलेंगे आपके एप्लीकेशन मिलेंगे, एप्लीकेशन पे जाके इस पीडीएफ को निकाल लीजिए, निकाल के प्रिंट आउट करा लीजिए और उसी को रिवाइज करके आप पेपर देने जाएं। एएलपी में आपका मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल हार्ड नहीं आता है। मॉडरेट और सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहता है। कैसा रहेगा? मॉडरेट और सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, किसी को कुछ पूछना है भाई? हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बने हैं, क्या आप सबको कुछ पूछना है कि क्लास यहीं पे वाइंड अप किया जाए? हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सबको कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हैं। किसी को भाई कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। चलिए, क्लास को एंड किया जाए। किसी का कोई मैसेज नहीं है। चलिए, गुड नाइट, राधे राधे।